नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। 14 फरवरी 2019 वो दिन जो हमारे देश के लिए काला दिन था। जिस दिन सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा जवान जो है वो पुलवामा में शहीद हो गए। जिस दिन ये हादसा हुआ, बताते हैं कि 10 किलोमीटर दूर तक जब वो जो इको कार थी, जब वो 5वें नंबर की बस से टकराई तो 10 किलोमीटर दूर तक उसकी आवाजें सुनाई दी। उस बस के परखच्चे जो थे, उस बस के जो टुकड़े थे, वो 400 मीटर दूर तक जो है बिखर चुके थे। इस दौरान एक चीज और देखी गई उससे पहले कि जो भी सोल्जर्स थे जो फोन का यूज करते थे वो शहीद हो रहे थे। उन पर गोलियां लगातार, वो किसी ना किसी स्नाइपर का शिकार हो रहे थे। इसके अलावा कठुआ और सांभा डिस्ट्रिक्ट जो थी, वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो उसके नीचे सुरंग बना रखी गई थी। और ये देखा गया कि जितने भी पाकिस्तानी आते थे वो उन्हीं सुरंगों के रास्ते आ रहे थे और वो अपने साथ जो है आरडीएक्स पीठ पर लाद कर लाते थे। आदिल जो है वो केवल और केवल मुंह चला रहा था, लेकिन वॉइस ओवर किसी और की थी। इससे पहले हम ये कहानी शुरू करें, ये जो पुलवामा अटैक हुआ ये 31 दिसंबर 1999 से कैसे जुड़ा है। 31 दिसंबर 1999 वो दिन जब कांधार हाईजैक हुआ और एक इंडियन फ्लाइट को हाईजैक किया जाता है, उसको कांधार ले जाया जाता है। उसके बाद डिमांड ये रखी जाती है कि 3 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ा जाए। भारत सरकार जो उनकी बात मान लेती है, उसके बाद जो है उन्हीं में से एक जो सबसे खूंखार था, जिसका नाम था मसूद अजहर। मसूद अजहर को जब छोड़ा जाता है और ये बताया जाता है कि वो यहां से जो है यहां से मार्च में 2 महीने बाद पाकिस्तान के बहावल में जाता है और पाकिस्तान के बहावल में जो है आईएसआई द्वारा उसका ग्रैंड वेलकम किया जाता है और वहीं पर जो है वो जैश ए मोहम्मद एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करता है। और उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्च करने के बाद वो कहता है कि ये जो है यही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो जैश ए मोहम्मद है, ये भारत से कश्मीर को आजाद कराएगी। इसके अलावा ये देखा गया कि आईएसआई से जो है ट्रेनिंग दिलवाई गई, यंग कश्मीरियों को हायर करके जो है इस तरीके से दिखाया गया कि ये जो कश्मीरी हैं वो अपनी ही सरकार के खिलाफ हैं। इसके अलावा पहले देखा जाता था जो कमांडर होते थे वो छुप कर रहते थे और अपना चेहरा वगैरह सारा कुछ ढक के रखते थे। लेकिन उस दौरान एक सोशल मीडिया जो टेररिस्ट था जिसका नाम बुरहान वानी था, उसने इन सारी चीजों को पीछे छोड़ दिया। वो अपनी पोस्ट किया करता था सोशल मीडिया पर, इवन कभी AK-47 के साथ, कभी अपने ग्रुप के साथ, कभी जो है कश्मीरी जो यूथ था उनको भड़काने वाले भाषण दिया करता था। तो इससे जो है जो जैश ए मोहम्मद जो पूरा ग्रुप था वो, या जैश ए मोहम्मद का जो चीफ था मसूद अजहर, वो काफी प्रभावित था। ये कुछ सोच पाते उससे पहले 8 जुलाई 2016 को होता क्या है कि जो इंडियन फोर्सेस होती हैं वो बुरहान वानी का एनकाउंटर कर देती हैं। जब बुरहान वानी का एनकाउंटर होता है तो अब जो मसूद अजहर था उसको लगता है कि ये सबसे अच्छा समय होगा कि भारत में जो है आतंकवाद को फैलाने का या अटैक करने का। जो मसूद अजहर हैं, पाकिस्तान में इसके 5 सबसे जो करीबी लोग थे उसमें उमर फारूक था, उस्मान हैदर, तलहा मसूद, इस्माइल अलवी और अब्दुल राशिद गाजी। इनमें से 3 जो थे वो इसके परिवार के लोग थे, इसके भतीजे थे। और इस दौरान ये देखा गया कि तलहा मसूद को जो है साउथ डिवीजन का कमांडर बना दिया जाता है कश्मीर का, और इसको कश्मीर के अंदर भेजा जाता है। कश्मीर के अंदर भेजने के बाद 2017 के आसपास इसको कश्मीर में भेजा जाता है और ये कहा जाता है कि तुम कश्मीर में जाकर जो लोकल लोग हैं वहां के, पहली चीज तो तुम्हें जो है वहां के जो कश्मीरी यूथ है उसको उसका ब्रेन वॉश करना है, उसको इस तरीके से ट्रेन करना है कि वो अपनी ही सरकार के खिलाफ हो जाए।
उसके बाद वहां पे जो OWG है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना। सवाल उठता है OWG क्या, ओवर ग्राउंड वर्कर, OGW जो है ओवर ग्राउंड वर्कर। तो ये लोग वो लोग होते हैं जो सरकार से सीधे ना लड़के, सेना से सीधे ना लड़के, जो दूसरे देश से टेररिस्ट आते हैं, जो दूसरे देश से आतंकवादी आते हैं, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, उनको रहने के लिए जगह, उनके खाने के लिए जगह, उनको कई बार हथियार मुहैया कराना, या हम कह सकते हैं उनका जो पैसा आता है वो किसी तरह उन तक पहुंचाना। तो ये सारी चीजें जो है OWG नेटवर्क के जरिए होता है। अगर जहां पे जिनका भी OWG नेटवर्क जो है जब आतंकवादियों का स्ट्रांग होता है तो हमला करने में उनको आसानी रहती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कहानी की शुरुआत जो है वो काकापुरा एरिया में एक गांव है। ये काकापुरा एरिया जो है ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का ही एरिया है, और यहीं पे गांव है गुंडीबाग। गुंडीबाग गांव में एक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल था, जिसमें जो है आदिल डार अहमद बोलिए या आदिल अहमद डार, ये वहां पे पढ़ा करता था। लेकिन बताया यह जाता है कि एक बार इंडियन फोर्सेस ने जो है आदिल को अरेस्ट किया, उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने का मेन कारण ये था कि इसको जो है स्टोन पेडलिंग के लिए गिरफ्तार किया गया था। और ये भी कहा जाता है कि इसको 6 बार एक बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो हमारी आर्मी थी उसने वार्निंग देकर इसको छोड़ दिया। एक बार तो इसके पैर में गोली मारी गई, और फिर जो है ये बेड पर कई महीने तक रहा। इस दौरान ये देखा गया कि धीरे धीरे जो है इसने स्कूल जाना छोड़ दिया, और जब पैर में गोली लग गई तो उसके बाद इसने स्कूल को बिल्कुल ही बंद कर दिया। अब जब ये आदिल अहमद डार जो है इसके 2 दोस्त होते थे, एक तौसीफ था, एक वसीम था। तौसीफ जो है वो पूरी तरीके से ब्रेन वॉश हो चुका था, और वसीम जो है वो मिलिटेंट बन चुका था। जिसके बाद जो है ये बताया जाता है कि इंडियन फोर्सेस ने जो है उसको भी गोली मार दी थी, उसका भी इनकाउंटर कर दिया था। लेकिन तौसीफ ने जो है आदिल अहमद डार को जो है धीरे धीरे इसका ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे ये कहा गया कि जब आप OGW ओवरग्राउंड वर्कर्स को तैयार करोगे तो उसमें जो है वहां के जो लोकल ड्राइवर हैं, दुकान चलाने वाले हैं, इन लोगों को हायर करिए, क्योंकि इन पर कोई शक भी नहीं करेगा, और इनके पास जो है लोकल एरिया के लोग होंगे तो अच्छी जानकारी होगी। इस दौरान ये देखा गया कि जो आदिल अहमद डार था वो अंसार गजवात उल हिंद के टच में आ जाता है। और कई बार ये भी देखा गया कि काकापुरा, या हम कह सकते काकापुरा से लेकर लेथपुरा में जो पत्थरबाजी होती थी उसमें आदिल अहमद डार का नाम कई बार आता था। अब जब ये स्कूल छोड़ देता है तब इसको जो है अपने डेली काम के लिए कुछ पैसे चाहिए होते होंगे, या जो भी चीजें रही हों, ये एक वुड मिल में जो है काम करने लगता है। और जब ये एक वुड मिल में काम कर रहा होता तो उसी काम के दौरान इसकी मुलाकात जो है मुदासिर खान से होती। मुदासिर खान जो है वो वहां पे एक इलेक्ट्रिशियन था, और वो जो है जैसे मोहम्मद के संपर्क में भी था, मतलब OGW था, वो वहां का ओवरग्राउंड वर्कर था। और जब ये उस मुदासिर खान के संपर्क में आता है तो वो इसको बताता है, इसको उकसाता है। धीरे धीरे जब ये उनके जब संपर्क में आता है तो मुदासिर देरी ना करके आदिल को जो है जैश-ए मोहम्मद ज्वाइन करने के लिए कहता है। अब जो आदिल अहमद डार है वो ये देखता है कि अंसार गजवात उल हिंद जो था वहां पर फंडिंग की भी कमी थी और हथियारों की भी कमी थी, तो ये जो है जैश-ए मोहम्मद ज्वाइन कर लेता है। जैश-ए मोहम्मद ज्वाइन करने के बाद जो है जो मुदासिर खान है वो इसके कमांडर से आदिल अहमद डार को मिलवाता और बताता है कि वो जो है उसके अंदर जो है बहुत ज्यादा नफरत भरी हुई है इंडियन आर्मी के लिए, इंडिया के लिए, और वो हमारे बहुत काम आ सकता है। इसके बाद कुछ समय बीतता है और जो इंडियन फोर्सेस होती है वो तलहा का एनकाउंटर कर देती हैं। अब तलहा जो है वो मसूद अजहर का भतीजा था, तो अब मसूद अजहर जो है वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है कि मतलब जब उसका एनकाउंटर हो जाता है थोड़ा वो परेशान भी होता है। 11 जनवरी 2018 की बात है।
और एक चीज ये बताई जाती है कि जितने भी मिलिटेंट, जितने भी आतंकवादी पाकिस्तान से आते थे वो अमावस की रात ही आते थे। तो 11 जनवरी 2018 जब तलहा का एनकाउंटर हो जाता है, तो तलहा की जगह लेने के लिए और यहाँ पर जो है जो मसूद अजहर था वो एक और उसका करीबी उस्मान को जो है कश्मीर भेजता है। हीरानगर सेक्टर से जो है एलओसी क्रॉस करके जो है वो कश्मीर पहुंच जाता है। और जो उस्मान है, उस्मान फारूक जो था, इसके बारे में ये कहा जाता था ये इतना अच्छा स्नाइपर था कि रात में ये मोबाइल की लाइट को देखकर जो है लोग हमारे सोल्जर्स को मार देता था। तो ये बहुत ही अच्छा स्नाइपर था। और धीरे धीरे जो है जब ये यहाँ पर आता है तो इसको साउथ कश्मीर का जो है कमांडर बन जाता है। अब जब ये मोबाइल की लाइट देखकर गोली मारना शुरू करता है तो इसके शिकार जो है कई सारे सोल्जर्स हो जाते हैं। एक पैटर्न देखा गया हमारे जो आर्मी के अधिकारी थे उनके द्वारा देखा गया कि जो भी सोल्जर्स जो हैं जो फोन रात में यूज कर रहे थे वो जो हैं इसकी गोलियों का शिकार हो गए। 13 अप्रैल 2018 3 महीने बाद जो है कश्मीर आ जाता है। उमर से पहले जो है उस्मान हैदर आया था, मैं उधर गलत बोल गया। उस्मान हैदर जो आया था 3 महीने पहले, और उस्मान जो है वो बहुत अच्छा स्नाइपर था। उस्मान के बाद जो है 13 अप्रैल 2018 को जो है उमर फारूक आ जाता है। इसके बाद ये देखा गया कि उमर जो है यही पुलवामा का पूरा मास्टरमाइंड है, क्योंकि इसने जो है ये देखा गया कि बाकी के जब मिलिटेंट आते थे तो वो बहुत ज्यादा उसी तरीके से एक हम कह सकते हैं आतंकवादी की तरह बन के आते थे, लेकिन अब जो आतंकवादी आ रहे थे वो अपना काफी सारा पैटर्न चेंज करके आ रहे थे। ये देखा गया किसने ग्रे कैल्विन क्लाइन की टी शर्ट पहन रखी थी, और पाकिस्तान के सुखमल से जो है इसने ये इंडिया में एंटर करता, वहां पे ये कहा गया कि 3 मीटर चौड़ी और लगभग 25 मीटर गहरे सुरंग बना रखे थे उन लोगों ने। और जहां से ये लोग एंट्री करते थे और जहां पर एग्जिट होता था भारत में आकर, वहां पर पेड़ लगे हुए होते थे, तो इतनी जल्दी जो है हमारी जो सुरक्षा एजेंसी थी तो उनकी नजर भी कभी नहीं गई। कठुआ सांबा डिस्ट्रिक्ट का जो बॉर्डर बताया जाता है उस पर जो है टनल बना रखे थे, और जिनको पकड़ना मुश्किल क्यों था वो हमने बताया। कई बार जो है पाकिस्तान के गुजरावाला की जब ऐसी सुरंगें पकड़ी जाती थी तो पाकिस्तान के जो गुजरावाला है वहां की फेंटा की बोतलें वहां पे मिली। और बताया जाता है कि जब ये उमर आ रहा था तो वहीं पर एक अब्बास रैदर जो कि OGW था, वो एक ट्रक में जो है आटे की बोरियां उसके ट्रक में भरी थी, और उसी ट्रक में जो है वो चढ़कर जो है वो कश्मीर तक पहुंचा था। और वहां पर एक मिल है महाजन फ्लोर मिल, वहीं से वो सारी चीजें उसने ला दी थी। इसके बाद जो है उस्मान और उमर ये दोनों यहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं, और यहीं पर जो है एक शाकिर बसर नाम का OGW था। जो शाकिर बसर नाम का OGW था, इसके घर में सबसे ज्यादा समय तक ये रहते थे। और एक पीर तारिक अहमद था, या तो उसके घर पे सबसे ज्यादा देर तक रहते थे। बताया जाता है कि इनके जो ये सेफ हाउस होते थे, इनके हिसाब से जो इनको जल्दी जल्दी इनको बदलना पड़ता था, तो ये जो लोग भी वहां से आते थे वो एक जगह पर नहीं रहते थे। लेकिन ये देखा गया कि उमर जो है वो पीर तारिक के घर पर सबसे ज्यादा समय बिताने लगा। उसके पीछे ये था कि जो पीर तारिक था उसकी एक बेटी थी इंसा, इंसा से उसको प्यार हो जाता है और वो वहीं पर जो है अपना सबसे ज्यादा समय बिताने लगता है। ये भी कहा जाता है कि इंसा को उसने जो है रेडमी नोट 5 प्रो मोबाइल जो है गिफ्ट किया था। और बाद में जो है आदिल बाद में जो है इसने अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में इंसा को भी शामिल कर लिया था। इसी दौरान ये देखा गया है कि
आदिल मोहम्मद तो आदिल अहमद डार जो है वो तो ज्वाइन ही कर चुका था, उसके साथ 70 लोग और भी जो हैं वो जैश ए मोहम्मद को जो है ज्वाइन कर लेते हैं। 19 मार्च 2018 का दिन आता है और 19 मार्च 2018 के दिन ये देखा गया कि आदिल और उसके जो फ्रेंड थे वो अचानक से गायब हो जाते हैं और फिर जो है उनको ढूंढा जाता है, उनके बारे में खोज की जाती है। उसके बाद जब वो नहीं मिलते तो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की जो काकापारा पुलिस स्टेशन है वहां पे रिपोर्ट लिखवाई जाती है। 10-15 दिन तक ढूंढा जाता है उनको, उसके बाद भी नहीं मिलते। इसके बाद AK-47 के साथ जो है सोशल मीडिया पर आदिल अहमद डार का एक फोटो आता है। जब पुलिस उसको देखती है वहां की, तो उसको C कैटेगरी में हमारी आर्मी डाल देती है, क्योंकि A कैटेगरी में वो टेररिस्ट आते हैं जो सबसे खूंखार होते हैं, लेकिन किसको पता था कि ये जो C कैटेगरी वाला है ये सबसे खूंखार साबित होगा। C कैटेगरी में डाल दिया जाता है और इसने जो है अपना एक नाम दिया था वकास कमांडो ऑफ गुंडी बाग। यहाँ पे ये देखा गया कि एक अब्दुल राशिद गाजी जो था ये एक ट्रेनर था। जो भी हम कह सकते हैं जिन लोगों ने भी अटैक किया ये पुलवामा में, उनका जो ट्रेनर था उसका नाम था अब्दुल राशिद गाजी। या जब ये लोग ट्रेनिंग लेने गए तो जो आदिल अहमद डार था वहां पे दो तरीके की ट्रेनिंग होती थी, एक इश्तिशादी और एक इंगिमाशी। इश्तिशादी में क्या होता था कि लोडेड आरडीएक्स के साथ गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी, आरडीएक्स को कैसे फिट करना ये सारी चीजें दी जाती थी। और इंगिमाशी में जो है आत्मघाती हमला कैसे करना है। तो ये इमिगाशी जो है इसकी ट्रेनिंग लेता है और फिर जो है धीरे धीरे ये जैश ए मोहम्मद को पसंद आ जाता है, क्योंकि ये वहां का लोकल भी था और इसके मन में जो है इंडियन आर्मी के लिए गुस्सा भी बहुत था। इसके अलावा ये देखा गया कि ये जान देने के लिए भी तैयार था। फिर ये जो उस्मान है, जो उमर है और आदिल है, ये सारे लोग जो हैं कश्मीर पहुंच ही चुके थे और ये भी देखा गया कि 20 से 25 किलो जो है आरडीएक्स जो है ये अपने साथ लेकर गए थे। 30 अक्टूबर 2018 इस दौरान जो है हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो उस्मान को भी मार देती है। वहां पे उमर जो है वो अकेला कश्मीर में बचा था। मसूद अजहर जो है वो बहुत गुस्से में था और इस दौरान जो है अब एक ऑपरेशन शुरू किया जाता है, किसास ऑपरेशन। किसास ऑपरेशन जब ये शुरू होता है उससे पहले 3 मिनट 45 सेकेंड का एक वॉइस मैसेज जो है वो उमर को भेजा जाता है और उसके साथ उसके अलावा मोहम्मद इस्माइल जो था, इसको लंबू भाई भी बोलते थे, इसको भी जो है कश्मीर में भेजा जाता है। हमारी जो इंटरनल इंटेलिजेंस जो थी वो लगातार ये इनपुट दे रही थी कि एक किसास ऑपरेशन शुरू किया गया है कश्मीर में कुछ यंग लड़कों के द्वारा और जैश ए मोहम्मद के द्वारा, और ये हमला जो है हमारी सीआरपीएफ पर किया जा सकता है। ऐसे कुछ इनपुट्स आ रहे थे और जब ये किसास ऑपरेशन शुरू किया जाता है तो इसके लिए जो सिलेक्ट किया जाता है वही आदिल अहमद डार, जिसको जो है सी कैटेगरी में रखा गया था। हमला करने के लिए इसको चूज किया जाता है और 2 अकाउंट से 10 लाख रुपए जो है हवाला के थ्रू इंडिया कश्मीर में भेजे जाते हैं। वीवीआईडी अटैक करेगा कैसे करेगा वो सारी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा ये देखा गया कि जो पुलवामा था, जो कुन्नूर था, जो अवंतीपुरा था, जो लेथनपुरा था, यहाँ पर जो है लोकल OWG जो थे, लोकल ओवरग्राउंड वर्कर्स जो थे, उनके द्वारा जेलेटिन स्टिक्स इकट्ठी करवाई जाती हैं, 500 इकट्ठी करवाई जाती हैं। इसके अलावा 80 kg अमोनियम नाइट्रेट खरीदा जाता है। 50 kg जो है एल्यूमिनियम पाउडर ये मंगाया जाता है। काकापुरा मार्केट से प्लास्टिक की ड्रम खरीदी जाती है। अमेजोन से अमोनिया मंगाया जाता है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि इन लोगों ने
क्या क्या चीजें मंगाई थी। 500 जो है जेलेटिन की स्टिक मंगाई थी, जो कि वहीं के लोकल लोग जो उनके OGW थे, ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, उनकी हेल्प से 80 केजी अमोनियम नाइट्रेट मंगाया था, 50 केजी अमोनियम पाउडर मंगाया था, काकापुरा मार्केट से प्लास्टिक की ड्रम खरीदी गई थी और अमेजोन से अमोनियम मंगाया गया था। इसके बाद जो है इनके पास एक तो ये या तो शाकिर बसत के घर पे रहता था उमर, या फिर पीर तारिक अहमद और उसके घर पे रहता था। अब ये डिसाइड करता है कि शाकिर के घर पर ये जाता है और वहीं पर ये डिसाइड करता है कि वहीं पर ये सारी चीजें बनाई जाएंगी। उसके घर पर एक स्टोर रूम था छत के ऊपर, वहां पे ये सारी चीजें इकट्ठी की जाती हैं। और जो शाकिर होता है, शाकिर को अब काम दिया जाता है कि क्योंकि उसकी एक बताया जाता है कि फर्नीचर की जो दुकान थी वो हाईवे के पास थी, NH-44 के आसपास थी। तो उसको ये काम दिया जाता है कि तुम जो है अब कॉन्वॉय पे जो है नजर रखोगे। एक उसको डायरी दी जाती है, उससे कहा जाता है कि हर एक छोटी छोटी मूवमेंट पर जो है नजर रखोगे और इसकी डेली बेसिस पे हमको जानकारी दोगे। ये काम जो है उमर के द्वारा शाकिर को दिया जाता है। शाकिर वो काम करना शुरू करता है और बताया ये जाता है कि वो सारी चीजें नोट करता था और बीच बीच में स्कूटर उठा के जो है इलाके को घूमता था। हाल ये हो गया था कि किस गाड़ी में कौन अधिकारी चलता है, किस गाड़ी में क्या जाता है, उसको सब कुछ याद हो गया था। उसको मुंहजबानी याद था कि जो खाकी ट्रैपलेंस होती हैं, जिन गाड़ियों पे वो एक खाकी ट्रैपलेंस तनी होती है, उसमें लगेज जाता है, उसमें सामान जाता है। इसके अलावा व्हाइट जिप्सी जो होती है वो ऑफिसर्स की होती है। इसके अलावा ब्लू बसेस जो होती है वो सोल्जर्स के ट्रेवल के लिए होती है, मतलब। और इसके अलावा उसको यहाँ तक ये पता चल गया था कि कॉन्वॉय आने पर जो है आरोपी की जो टीम होती है वो उसका काम क्या होता है, आरोपी की टीम क्यों आती है। तो ये सारी चीजें जो हैं उसको समझ आ गई थी। 27 जनवरी 2019 किसास मिशन की जो है तैयारी शुरू कर देते हैं ये लोग। और शाकिर जो है वो NH-44 हाईवे की एक लोकेशन की वीडियो जो है वो उमर को भेजता है। उमर ये लोकेशन जब देखता है तो वो देखता है कि यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा बैरिकेडिंग भी नहीं है और मतलब दूर दूर तक इस एरिया पर किसी की नजर नहीं जाती है। जैसा कि हमने बताया कि इंटेलिजेंस से लगातार ये इनपुट मिल रहा था कि एक आतंकवादी हमला होने वाला है। इसके बाद इसको जो है इम्पेंडिंग डेंजर नाम दिया गया और ये कहा गया कि लोकल यूथ के द्वारा जो है कुछ यूथ हैं जो कि किसी बड़े हमले को अंजाम देने वाले हैं। इस दौरान ये भी कहा गया कि 20 जो आतंकवादी हैं वो अवंतीपुरा पहुंच गए और हमला करने वाले हैं। और ऐसे ही बहुत से, लगभग बताया जाता है कि 11 इंटेल आई थी कि कोई बड़ा हमला होने वाला है। और जनवरी के लास्ट वीक में जो है एक सज्जाद नाम का जो OGW था उसको टास्क दिया जाता है कि एक तुम्हें जो है कार खरीदनी है जिसमें 2 ड्रम, जो कि ये मान के चलो कि लगभग 200 से 250 किलो RDX जो है वो फिट हो जाए। तो जो ये सज्जाद है ये 1,85,000 रुपए में जो है 2011 मॉडल एक पर्ल ब्लू एक इको गाड़ी खरीदता है। खरीदने के तुरंत बाद जो इसकी चेजिस नंबर जो है वो मिटा देता है। इस गाड़ी का नंबर था JK 03C1886। ये गाड़ी जो है शाकिर के घर के बाहर खड़ी कर दी जाती है और उसके बाद जो इसमें सारी चीजें जो हैं वो ये बताया जाता है कि उमर सारी चीजें फिट करता है क्योंकि वो वहां अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आया था। 6 फरवरी 2019 को एक बड़ा कॉन्वॉय आने वाला है, ये जानकारी लोगों के पास थी। एक ब्लू और एक ऑरेंज कंटेनर में जो है लेयर बाय लेयर सारी चीजें लगाई जाती हैं, चाहे वो जितनी भी चीजें लोगों ने खरीद रखी थी, जिसमें जो है जेलेटिन स्टिक थी, अमोनियम नाइट्रेट था, अमोनियम पाउडर था, एल्यूमिनियम पाउडर था। इसके बाद जो है चाहे वो अमेजोन से अमोनिया जो मंगाया गया था, तो ये सारी चीजें जो हैं
लेयर बाय लेयर उसमें फिट की जाती हैं। अब ये जो है ऑरेंज कलर की जो ड्रम थी उसमें 40 किलो आरटीएक्स रखा जाता है और 180 केजी जो है ब्लू ड्रम में रखा जाता है। लगभग 220 केजी के आसपास ये था। अब यहाँ पर जो है जब ये लोग ये सारा काम कर रहे थे तो एक चीज और नोटिस की गई कि इनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। ये सारी चीजें उन लोगों ने इंटरव्यू में और बाकी जब आतंकवादियों से पूछताछ हुई तो उन लोगों ने बताई। और जो आदिल अहमद डार था उसको भी जो है ये लोग ब्रेन वॉश करने की लगातार कोशिश कर रहे थे कि कहीं वो ऐन मौके पर जो है मुकर ना जाए, जिसकी वजह से एक दूसरा इन्होंने यवार अहमद पर जो है यवार अहमद नजर को भी रेडी कर रखा था। उसका नाम था यवार अहमद नजर। उसको रेडी कर रखा था कि अगर आदिल एन वक्त पर मुकर जाता है या वो जो है नहीं तैयार होता है तो इसको मतलब जो ये क्या यवार अहमद जो है ये उसके लिए तैयार रहेगा। इसके बाद जो उमर है वो आदिल को इंशा के घर ले जाता है और उसको एक स्क्रिप्ट दी जाती है कि ये तुम बोलो, लेकिन वो काफी ट्राई करता है, उसके बाद बोल नहीं पाता है। तो जो बाद में वो वीडियो आया था जिसमें जो है वो केवल और केवल अपना मुंह चला रहा होता है और लेकिन जो वॉइस थी वो किसी और की थी। ये तो ये तो एक यहां तक हमने कहा। जब आतंकवादी ये सारी तैयारियां कर रहे थे उस वक्त ये देखा गया कि हमारे जो सोल्जर्स थे वो कुछ छुट्टी पर गए हुए थे और लगातार ये सोल्जर्स जब वापस आ रहे थे तो उन्हें उन्हें जो है जम्मू ट्रांजिट कैंप में इकट्ठा करने के बाद जो है श्रीनगर कैंप की तरफ ले जाना था। लेकिन जम्मू जम्मू ट्रांजिट कैंप जो था उसमें जो है उसकी जो कैपेसिटी थी वो केवल 1000 सोल्जर्स की थी। लेकिन लगातार जो है जो सोल्जर्स हमारे वापस आ रहे थे वो वहां पर इकट्ठे होते जा रहे थे। अब इन्हें जो है सड़क के रास्ते इसलिए नहीं भेजा जा सकता था क्योंकि उस वक्त जो है इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी आ रही थी कि हमला हो सकता है। देखिए इस बात की इंटेलिजेंस रिपोर्ट लगातार आ रही थी। 9 फरवरी जो है वो भी बड़ा सेंसिटिव दिन था और चाहे वो 11 फरवरी हो वो भी सेंसिटिव दिन था क्योंकि 9 फरवरी को अफजल गुरु की और 11 फरवरी को जो है मकबूल भट्ट की डेथ एनिवर्सरी होती थी। तो उस वक्त जो है कश्मीर का इलाका थोड़ा सेंसिटिव हो जाता था। सोल्जर्स जो है कैपेसिटी से ज्यादा इकट्ठे हो रहे थे। फिर जो है 6 फरवरी को ये कहा जाता है कि इनको भेज दिया जाएगा। लेकिन फिर 4 फरवरी को जो है हैवी रेनफॉल हो जाती है। अब जब ज्यादा रेनफॉल हो जाती है तो उसके बाद जो रास्ते बंद हो जाते हैं और इस दौरान ये देखा गया कि फिर वहां पर लगातार जो हमारे सोल्जर्स थे वो इकट्ठे होते जा रहे थे। सत्यपाल मलिक का आपने एक इंटरव्यू सुना होगा। सत्यपाल मलिक का कहना ये था कि उन्होंने जो है एयरलिफ्ट करने को कहा था लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं मानी और यहां तक उन्होंने कहा कि ये बात हमसे कही जाती तो हम जो है एयरलिफ्ट की परमिशन दे देते, लेकिन हमें ये सारी बातें बाद में बताई गई। उन्होंने कई सारे गंभीर आरोप जो है सरकार पर लगाए। 14 फरवरी 2019 का दिन आता है और 13 फरवरी 2019 को फिर जो है 6 फरवरी बीत जाती है, सड़कें साफ की जाती हैं। अब कैपेसिटी 1000 थी, सोल्जर्स लगातार बढ़ रहे थे तो ये डिसाइड किया गया कि अब सड़क के रास्ते ही सोल्जर्स को जो है श्रीनगर कैंप तक भेजा जाएगा। 13 फरवरी 2019 को ये डिसाइड होता है कि अगली सुबह 3:30 पर जो है सुबह के 3:30 पर सोल्जर्स को यहां से रवाना कर दिया जाएगा। 14 फरवरी 2019 की सुबह होती है और 3:30 पर 18 बसेस जिसमें 2547 सीआरपीएफ के सोल्जर्स थे और इनको 271 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना था। 3:30 पर जो है सीआरपीएफ की बसेस, इसके अलावा 15 ट्रक थे,
आईटीबीपी की 2 बसें थी, एक स्पेयर बस थी, इसके अलावा रिकवरी वैन थी, एम्बुलेंस थी। ये सारी चीजें जो हैं इनके साथ चल रही थी। इसके अलावा जो असिस्टेंट कमांडेंट थे उनकी व्हाइट जिप्सी सबसे पीछे थी। लेकिन इस